हेलो, नमस्कार। तो मैं संतोष सर अपने यूट्यूब चैनल विजया क्लासेस बाय संतोष सर और अपने कोचिंग सनराइज कोचिंग सेंटर राजापट्टी कोठी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज मैं आप लोगों के सामने क्लास बायोलॉजी के क्लास 12th के और जो विषय होगा वो बायोलॉजी होगा। तो क्लास 12th के बायोलॉजी सब्जेक्ट में और वो भी एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर और ये 12th क्लास का है। और इस 12th क्लास में जो क्वेश्चन है हमने 1 से लेके 6 तक प्रश्न लिखे हैं। और ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो के बनाने का मेन लक्ष्य है कि जो मेरे यहाँ क्लास 12th के जो बैच स्टार्ट हुआ है उस क्लास 12th के बैच में हमने बायोलॉजी का जो प्रथम चैप्टर है जीवों में जनन वो हमने पढ़ा दिया है। और पढ़ाने के बाद कुछ बच्चे का कमेंट हुआ कि सर इसको वीडियो के माध्यम से भी एक बार समझा दीजिए ताकि हम लोग को पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। और दूसरा कि जो अब की बार परीक्षा देने वाले हैं 12th के उन लोगों को भी इससे फायदे हो जाएगा, उनका रिवीजन हो जाएगा ताकि इसमें से कहीं से प्रश्न अगर परीक्षा में पूछा जाए तो उनसे बन जाए। तो ये वीडियो बनाने का 2 लक्ष्य है। सबसे पहला कि जो 12th के अभी बैच स्टार्ट हुआ है उनका भी रिवीजन हो जाएगा, उनका भी प्रश्न और आंसर मिल जाएगा और साथ साथ जो अब की बार एग्जाम देने वाले हैं उनका भी रिवीजन हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं ये 6 क्वेश्चन कौन कौन है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि बाह्य निषेचन की व्याख्या करें। बाह्य निषेचन, देखिए निषेचन हमने क्लास में पढ़ाया 2 प्रकार के होते हैं। निषेचन के 2 प्रकार, जिसमें एक बाह्य निषेचन और एक आंतरिक निषेचन या अंततः निषेचन होता है। तो यहाँ जो एनसीईआरटी में प्रश्न देख लीजिएगा, मेन फोकस है एनसीईआरटी के प्रश्न पे। तो पहला जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी में वह है कि बाह्य निषेचन की व्याख्या करें और इसके नुकसान भी बताइए। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि निषेचन 2 प्रकार के, बाह्य निषेचन और अंततः निषेचन। तो यहाँ पूछा है बाह्य निषेचन क्या है। तो देखिए, जीव के शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को बाह्य निषेचन कहते हैं। आप याद कीजिएगा कि जीव के शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को बाह्य निषेचन कहा जाता है। तो आपको याद हो जाएगा बाह्य निषेचन के बारे में कि जीव के शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को बाह्य निषेचन कहते हैं। इसी में पूछा कि नुकसान बताना है। अब थोड़ा सा एग्जांपल देखिए कि बाह्य निषेचन होता किस में है। तो बाह्य निषेचन शैवालों में होता है, मछलियों में होता है और जल में रहने वाले प्राणियों में होता है। तो ये बाह्य निषेचन होते हैं शैवालों में, मछलियों में और जल में रहने वाले प्राणियों में। अब इसके नुकसान क्या है। तो नुकसान देखिए 1, 2, 3 नुकसान लिखे हैं। बहुत कम संतानें जीवित रह पाती है। मतलब बाह्य निषेचन जब होता है ना, तो उससे जब जीव उत्पन्न होते हैं तो उनकी संतानें बहुत कम जीवित रह पाती है। दूसरा, इनके संतानों को शिकारियों द्वारा शिकार कर लिया जाता है। और तीसरा, बड़े होने तक उनकी उत्तरजीविता काफी जोखिम पूर्ण होती है। तो इसका नुकसान हो गया। तो आइए इसको हम लोग एक बार फिर रिवीजन करते हैं कि बाह्य निषेचन क्या होता है। तो जीव के शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को बाह्य निषेचन कहते हैं, जैसे शैवालों, मछलियों, जल में रहने वाले प्राणियों। इसके बाद इसका नुकसान है कि बहुत कम संतानें जीवित रह पाती है। इनके संतानों को शिकारियों द्वारा शिकार कर लिया जाता है और बड़े होने तक उनकी उत्तरजीविता काफी जोखिम पूर्ण रहती है या होती है। तो आई होप कि आपको बाह्य निषेचन के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो जीव के शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को बाह्य निषेचन, शैवालों, मछलियों और जल में रहने वाले प्राणियों में बाह्य निषेचन होता है। बहुत कम संतानें जीवित रह पाती है। इनकी संतानों को शिकारियों द्वारा शिकार कर लिया जाता है और बड़े होने तक उनकी उत्तरजीविता काफी जोखिम पूर्ण होती है। तो ये हो गया इनका नुकसान।
तो आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर याद कर लिए होंगे। आइए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जूस्पोर और युग्मनज में क्या अंतर है? तो क्वेश्चन है कि जूस्पोर, और इसी को कहते हैं अलैंगिक चल बीजाणु। तो जूस्पोर और युग्मनज में क्या अंतर है? तो निम्नलिखित अंतर है, आप लिख सकते हैं। और जूस्पोर है और इधर युग्मनज, इधर जूस्पोर और इधर युग्मनज। देखिए जूस्पोर जो होता है ना, ये चलनशील होता है, और युग्मनज जो होता है वो चलनशील नहीं होता है, मतलब अचलनशील होता है। तो पहला अंतर आपको याद हो गया कि जूस्पोर चलनशील होते हैं और युग्मनज अचलनशील होते हैं, मतलब चलनशील नहीं होते हैं। जूस्पोर का दूसरा अंतर है कि ये अगुणित अथवा द्विगुणित होते हैं। अगुणित भी होते हैं और द्विगुणित भी होते हैं, कौन? जूस्पोर। जबकि युग्मनज हमेशा द्विगुणित होता है। ऑब्जेक्टिव में भी हमने बताया कि द्विगुणित होता है युग्मनज। तो दूसरा अंतर याद हो गया कि जूस्पोर अगुणित भी होता है और द्विगुणित भी होता है, यानी अगुणित भी हो सकता है अथवा द्विगुणित भी हो सकता है, जबकि युग्मनज हमेशा द्विगुणित ही होता है। इसका तीसरा अंतर है कि यह अलैंगिक जनन के फलस्वरूप बनता है, जबकि युग्मनज लैंगिक जनन के फलस्वरूप बनता है। तो आइए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं जूस्पोर और युग्मनज में डिफरेंट यानी अंतर। जूस्पोर चलनशील होते हैं जबकि युग्मनज अचलनशील होते हैं अर्थात चलनशील नहीं होते हैं। जूस्पोर अगुणित अथवा द्विगुणित होते हैं जबकि युग्मनज हमेशा द्विगुणित होते हैं। जूस्पोर का निर्माण अलैंगिक जनन के फलस्वरूप होगा, जबकि युग्मनज का निर्माण लैंगिक जनन के फलस्वरूप होता है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 यानी जूस्पोर और युग्मनज में आपको 3 अंतर आराम से याद हो गया होगा। इस प्रकार से आप याद कीजिएगा ताकि कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप बिना देखे आराम से उसको बना सके। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 3 है कि किशोर चरण की व्याख्या करें। मतलब पूछ रहा है कि किशोर चरण क्या होता है। तो देखिएगा यहाँ हमने लिखा है कि सभी जीव अपने जीवन काल में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुँचते हैं, इसके बाद ही लैंगिक जनन कर सकते हैं। अतः वृद्धि की इस अवस्था को ही किशोरावस्था या किशोर चरण कहा जाता है। पादपों में यह कायिक प्रावस्था के नाम से जाना जाता है, और यह अवस्था या प्रावस्था अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। तो आइए एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करें इसको। किशोर चरण, सभी जीव अपने जीवन काल में, आप भी जानते हैं ना कि इस पृथ्वी पर बहुत सारा जीव है, और वो सारे जीव अपने जीवन काल में वृद्धि करते हैं, और वृद्धि एक निश्चित अवस्था तक करते हैं या एक निश्चित अवस्था के बाद परिपक्वता तक करते हैं। और जब निश्चित अवस्था तक वृद्धि कर लेते हैं तो उनमें जनन करने की प्रक्रिया उत्पन्न हो जाती है, मतलब अब वो जीव जनन करने लायक हो सकते हैं। अतः वृद्धि की इस अवस्था को ही हम लोग कहते हैं किशोर अवस्था या किशोर चरण। आप फिर से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई जीव है, जब कोई जीव है तो वह जीव वृद्धि करता है, और वृद्धि करता है कब तक? एक निश्चित अवस्था तक। और जब निश्चित अवस्था तक वृद्धि कर जाता है तब वह जीव लैंगिक जनन करने लायक हो जाता है। तो उस वृद्धि की इस अवस्था को ही हम लोग किशोर अवस्था या किशोर चरण कह सकते हैं। और देखिए पादपों में भी ये अवस्था होती है, तो पादपों में जब ये अवस्था होगी तो उसका नाम हो जाएगा कायिक प्रावस्था। यह अवस्था या यह प्रावस्था अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। तो ये था किशोर चरण। तो आई होप कि आपको किशोर चरण भी याद हो गया होगा। फिर से एक बार समझा देते हैं। मान लीजिए कि कोई जीव है, किशोर चरण, मान लीजिए कि कोई जीव है और वो जीव छोटा है, तो छोटा जीव लैंगिक जनन तो नहीं कर सकता है। तो लैंगिक जनन करने के लिए उसको एक निश्चित वृद्धि तक जानी पड़ती है। तो जब निश्चित वृद्धि तक जाता है, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई नर है तो 4 साल 5 साल का है तो लैंगिक जनन नहीं कर सकता है, उसके लिए एक निश्चित अवस्था तक गुजरना पड़ेगा। और वो अवस्था हम आप लोग को क्लास में बताया कि 13
11 13 या 12 13 अवस्था होती है साल की, 11 से 13 वर्ष या 12 से 13 वर्ष की अवस्था होती है, उसके बाद ही वह नर लैंगिक जनन करने लायक हो जाता है। तो जब ये छोटा से बड़ा हुआ, यानी एक दिन छोटा था और वृद्धि करते करते एक बड़ा हो गया, तो वृद्धि की इसी अवस्था को आप लोग क्या कहिएगा, किशोर चरण के नाम से जानिएगा। और यही अवस्था या प्रवस्था पादपों में जब चलती है तो इसको कायिक प्रवस्था कहा जाता है, और यह अवस्था अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। तो आई होप कि आपको 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी याद हो गया होगा। इसी तरह से आपको याद करना है चौथा सवाल, यानी प्रश्न नंबर 4, जीर्णता चरण या जीर्णतावस्था क्या होता है। तो जीर्णता चरण या जीर्णावस्था क्या होता है, तो आइए इसके बारे में देखते हैं लोग। जब किसी जीव की प्रजनन करने की अवस्था समाप्त हो जाती हो या हो जाती है, तब उसे जीर्णता चरण या जीर्णावस्था या वृद्धावस्था कहते हैं, और यह अवस्था जीवों को मृत्यु तक ले जाती है। तो जीर्णता या जीर्णावस्था का मतलब समझ लीजिए, जब किसी जीव में जनन करने की अवस्था समाप्त हो जाती है, कोई जीव जब जनन करने लायक अब नहीं रह जाता है, उसमें जनन करने की क्षमता समाप्त हो जाती है, तब उसको हम लोग कहते हैं जीर्णता या जीर्णावस्था, या उसी को कहते हैं वृद्धावस्था। अब यही वृद्धावस्था जीवों को मृत्यु तक ले जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी अवस्था जीवों को मृत्यु तक ले जाती है, तो आपका आंसर आना चाहिए जीर्णता चरण या जीर्णावस्था। तो और इसी अवस्था को आप वृद्धावस्था भी कहते हैं। तो आई होप कि आपको 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर भी याद हो गया होगा हमारे साथे साथे। आते हैं अब हम 5 नंबर क्वेश्चन पे, यानी 5 नंबर प्रश्न है आपका, युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव में क्या अंतर है। तो युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव में क्या अंतर है, तो हमने यहाँ भी लिखा है कि निम्नलिखित अंतर है, और इसमें भी 3 अंतर हमने लिखा है। सबसे पहले युग्मक जनन यह निषेचन की ओर ले जाता है, यानी यह निषेचन की ओर अग्रसर होता है, और यह जीवों को जन्म की ओर ले जाता है, यानी यह जीवों को जन्म की ओर अग्रसर करता है। तो आपको 1 नंबर है अंतर, आप देख सकते हैं कि युग्मक जनन क्या करता है, तो यह निषेचन की ओर अग्रसर होता है या यह निषेचन की ओर ले जाता है, जबकि भ्रूणोद्भव जीवों को जन्म की ओर ले जाता है या जीवों को जन्म की ओर अग्रसर करता है। युग्मक जनन में दूसरा अंतर है कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन एवं समसूत्री विभाजन दोनों होता है। तो युग्मक जनन में याद रखिएगा कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन एवं समसूत्री विभाजन दोनों होता है, जबकि भ्रूणोद्भव में केवल समसूत्री विभाजन होता है। तो युग्मक जनन में दोनों विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन भी और समसूत्री विभाजन भी, जबकि भ्रूणोद्भव में केवल समसूत्री विभाजन होता है। दूसरे के बाद तीसरा अंतर आप देख सकते हैं, युग्मक जनन के फलस्वरूप अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। किस प्रकार के युग्मक बनते हैं, तो अगुणित युग्मक बनते हैं। किसमें, युग्मक जनन में। तो युग्मक जनन के फलस्वरूप अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है, जबकि भ्रूणोद्भव के फलस्वरूप जीव का निर्माण होता है। तो फिर से एक बार देखेंगे हम लोग युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव में अंतर। युग्मक जनन यह निषेचन की ओर ले जाता है, जबकि भ्रूणोद्भव यह जीवों को जन्म की ओर ले जाता है। युग्मक जनन में दूसरा, इसमें अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन दोनों प्रकार का विभाजन होता है, जबकि भ्रूणोद्भव में केवल समसूत्री विभाजन होता है। युग्मक जनन में तीसरा, इसके फलस्वरूप अगुणित युग्मक का निर्माण होगा, जबकि भ्रूणोद्भव में जीव का निर्माण होता है। तो आई होप कि 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ साथ आप लोग भी याद कर लिए होंगे। बाद में आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप मेरे साथ ही याद कर सकते हैं। आइए 6 नंबर प्रश्न, यानी आज का अंतिम नंबर ये प्रश्न है
कि जनन की अच्छी विधि कौन है और क्यों। तो आप लोगों को हमने ऑफलाइन क्लास में भी समझाया था कि जनन की सबसे अच्छी विधि कौन होती है और क्यों होती है। तो उसी बात को हमने लिख के समझाया है कि जनन की सबसे अच्छी विधि होती है, उसका नाम है लैंगिक जनन। तो जनन की सबसे अच्छी विधि का नाम लैंगिक जनन होता है। और लास्ट में पूछा है क्यों, तो आपको लिखना है क्योंकि लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जो संतति होती है यानी संतानें होती है वे या वह अपने जनकों के समान नहीं होती है। और मैंने ऑफलाइन में भी आपको बहुत अच्छा से समझाया है कि अलैंगिक जनन में जो संतति उत्पन्न होगी वो अपने माता पिता के समान होगी, जनकों के समान होगी, जबकि लैंगिक जनन में उत्पन्न संतति अपने जनकों के समान नहीं होती है। इसीलिए लैंगिक जनन को जनन की सबसे अच्छी विधि माना गया है। यहाँ देखिए, और विभिन्नता यानी भिन्न होता है ना, अपने जनकों से भिन्न होते हैं संतति, तो यही लिखा है कि और भिन्नता संतति को बदलते वातावरण के अनुरूप बनाती है। तो यही जो भिन्नता है ना, उस संतति को बदलते वातावरण के अनुरूप बनाती है। तो 6 नंबर प्रश्न को एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों है। तो आपको लिखना है कि जनन की सबसे अच्छी विधि लैंगिक जनन होता है, क्योंकि लैंगिक जनन के फलस्वरूप जो संतानें या संतति उत्पन्न होती है वो अपने जनकों के समान नहीं होती है, यानी जनकों से भिन्न होती है। और यही भिन्नता संतति को बदलते वातावरण के अनुरूप बनाती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, बढ़िया लगे, तो आप सुंदर सुंदर कमेंट में लिखिए कि सर आपका वीडियो अच्छा लग रहा है। आप इसी तरह से वीडियो बनाते रहिए। और अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं कि सर आप कुछ इसमें चेंज कीजिए, भाषा बदलिए, तो आप लिखिए, हम उस पर काम करेंगे। तो आप अब एक बार देखिए, मेरा एक बात जरूर ये दिमाग में बैठा लीजिएगा कि खाली आपको ये क्वेश्चन और आंसर यूट्यूब पर देखने से याद नहीं होगा। आप इस सारे क्वेश्चन को अपने कॉपी पर एक बार लिखिए और लिखने के बाद याद कीजिए, तो आपसे बहुत जल्दी याद होगा और वो कभी भोर भी नहीं पड़ेगा। धन्यवाद।